आज जो हमने टॉपिक चुना है वो मेनली कॉटन और प्याज, ये दो टॉपिक चुने हैं। और मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि काफ़ी सारे किसान भाई हैं जो अदर स्टेट से है, जैसे राजस्थान से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से। उन सारे किसान भाइयों की रिक्वेस्ट थी कि आप हिंदी में बात करें ताकि हमें भी कुछ समझ में आए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि इसके बाद जितने भी वेबिनार होंगे वो सारे लाइव होंगे, और ताकि जो अदर स्टेट के किसान भाई हैं वो भी सब समझ सकें। तो दोस्तों, लगभग मैं 1 घंटा आपका लेने वाला हूं, और इस 1 घंटे में काफ़ी सारे बातें हैं जो मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। तो हो सके तो पेन और नोटबुक, डायरी साथ में अगर आप लेके रखेंगे तो शायद आप नोट्स निकाल सकेंगे और कुछ क्वेश्चन भी मार्क कर सकेंगे। दोस्तों, अभी मेनली पाटिल बायोटेक जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, काफ़ी सारे राज्यों में काम कर रहे हैं। और बेसिकली ये 5-6 जो स्टेट है, जो मेन इनका जो क्रॉप है वो कॉटन है, कपास है। तो मैं थोड़ा सा सेशन शुरू का एक 15 मिनट का सेशन कॉटन के बारे में लेने वाला हूं, और उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्याज, ओनियन। उस पर मैं बहुत डिटेल बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, कॉटन में अभी 3-4 टाइप की सिचुएशन है हर स्टेट में, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो। मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र को आइडियल स्टेज रख के आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मराठवाड़ा है, विदर्भ है, खानदेश है, और वेस्टर्न का कुछ पार्ट है, नगर डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट है, नासिक का कुछ पार्ट है। तो अगर हम एक एक जोन की बात करें तो विदर्भ में ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे पानी कंटिन्यू दोपहर के बाद हो रहा है, जो मैंने फीडबैक लिया काफ़ी सारे किसान भाइयों से। मराठवाड़ा में भी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ड्राई स्पेल में है, मतलब वहाँ पे अभी ज़मीन सूख गई है। पिछले 10, 12, 13 दिन से वहाँ पे बारिश नहीं है। खानदेश में मिक्स है, पूरा ड्राई भी नहीं है और कंटिन्यू बारिश भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सल एक ही कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे सकता कि बस ये काम कर दो और कॉटन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हर जोन का अलग अलग सिचुएशन है। मेन बात यह है कॉटन में कि जो मुझे व्हाट्सएप पे किसान भाइयों की तरफ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, या फिर लोग खेतों से डायरेक्ट लाइव कॉल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेजर जो समस्याएं हैं जिनको मैंने नोट डाउन किया है, तो उसमें एक अल्टरनेरिया की समस्या है, व्हाइट फ्लाई की समस्या है, ड्रॉपिंग की एक समस्या है। जहां ड्रॉपिंग हो चुका है वहां नया फ्लावरिंग नहीं आ रहा है या नया फ्लावरिंग नहीं है। तो अभी ये 4 मेन समस्या है जो सब तरफ है। अब स्प्रेइंग में अगर मैं कुछ रिकमेंड करूं तो मैंने जितने किसान भाइयों से बात की है, तो उन लोगों का जो अभी जो किसान की मानसिक स्थिति है, जो या जो एटीट्यूड हम कह सकते हैं, तो कोई भी किसान भाई स्प्रेइंग के मूड में अभी नहीं है। लगभग ऐसा मैं कह सकता हूं कि 70% फार्मर कॉटन के ऐसे हैं जो अभी स्प्रे करने के मूड में नहीं है। जैसा है वैसा प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन बताने के बाद उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा या वो स्प्रे नहीं ले रहे। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मेन वजह जो मैं जान रहा हूँ कि बारिश हो जाने की वजह से दोपहर के बाद वो खेत में नहीं जा पा रहे, या फिर खरीफ की जो बाकी फसलें थी जैसे सोयाबीन था, मूंग था, उन फसलों में उतना उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, फसल बर्बाद हो चुकी है काफ़ी जगह पे। तो फार्मर थोड़ा सा नाखुश है, नाराज है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात सभी किसान भाइयों को कह सकता हूं कि दोस्तों, इस साल की जो कॉटन की आज की कंडीशन है, मैं खुद रोज काफ़ी सारे प्लॉट देखता हूं और उसके आधार पे मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आपने जो कुछ अदर फसलों में, जो बाकी फसलें उसमें जो कुछ खोया है, वो आप कॉटन में पा सकते हो। क्योंकि
काफी सारी जगह पे जो कपास की आज की स्थिति है वो अभी भी बहुत अच्छी है, और जो थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उस पर हम सॉल्यूशन आपको दे सकते हैं। हम कॉटन में अभी भी जो यील्ड आपको दिख रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी आपको जो सिचुएशन दिख रही है उसमें अगर थोड़ा सा काम हम करें तो हम कम से कम 40-50% यील्ड अभी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा क्या काम हमें अभी करना चाहिए जिससे हमारा यील्ड बढ़ सकता है? दोस्तों, मैं स्प्रे पे नहीं जाऊंगा। स्प्रे करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि स्प्रे नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको दो पर्याय दिए जाए या दो ऑप्शन आपको दिए जाए, एक स्प्रे और एक जमीन में काम करना है, जैसे खाद डालना हो या ड्रिंचिंग हो, तो मेरी सलाह रहेगी कि पहले आप जमीन का काम चुनिए, फिर बाद में स्प्रे की तरफ जाइए। जमीन का काम इसलिए चुनिए कि जो भी अभी समस्याएं हैं, जैसे मैं ड्रॉपिंग पे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने एक वीडियो पीछे भी डाला था कि काफी सारे लोगों को खेत में ड्रॉपिंग दिख रही है, नया फ्लावरिंग ज्यादा नहीं दिख रहा है, और जो कॉटन का पौधा है वो थोड़ा सा रेड हो रहा है, पत्ते जो है वो थोड़े से लाल हो रहे या फिर पत्ते पीले हो रहे, पत्ते डैमेज हो रहे। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ टहनियां आज लाया हूं, जैसे कि ये कॉटन की टहनी है, इसमें ये 3 बॉल दिख रहे हैं और ये एक ड्रॉप हो चुका है, इसके आगे ये चौथा बॉल है और आगे रुक गया है। और हम दो ब्रांचेस देखेंगे, यहाँ का एक ड्रॉप हो चुका है, ये 2 है, यहाँ का भी एक ड्रॉप हो चुका है और आगे रुक गया है। जैसे यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ का पहला एक ड्रॉप हो गया है, इधर का एक ड्रॉप हो गया है और आगे का भी ड्रॉप हो गया है। तो दोस्तों, अभी अगर कॉटन का फ्लावर जहां से ड्रॉप हो जाता है उसी जगह पे सेकंड फ्लावर नहीं आएगा। जो भी कुछ फ्लावरिंग अभी स्टार्ट होना है या मिलना है वो आपको टॉप पे मिलेगा, या जो नीचे की जो ब्रांचेस है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी उसमें हमें फ्लावरिंग दिखाई देगी। 2 बॉल्स 3 बॉल्स और आगे बढ़ेंगे, शूट निकलेगा, उसमें आपको फ्लावरिंग दिखाई देगा। तो इसलिए कॉटन को हरा रखना बहुत जरूरी है, कॉटन में जान रखना बहुत जरूरी है। जहां पे बारिश हो रहा है वहां भी रूट जोन डैमेज है, और जहां ड्राई स्पेल हो गए, मतलब जहां पे 10-12 दिन से बारिश नहीं है, वहां पे व्हाइट रूट पूरी तरह से खत्म हो गई है और वहां पे भी कॉटन का पेड़ पौधा जो है वो रुक गया है। ऐसे स्थिति में दोनों जगह पे एक अहम काम हमको करना है। एक छोटा सा डोज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जिससे कॉटन की लाइफ जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी कम से कम 40 से 60 दिन तक। और वो अगले 40 से 60 दिन अगर उसका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं प्रजनन, उसका फूल आना फल आना अगर चालू रहा तो हमें 30-40% यील्ड बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहली चीज, जिन किसान भाइयों के पास पिछले 12-15 दिन से पानी नहीं है, वो एकदम हल्का सा पानी, अगर ड्रिप है तो 2 घंटा 3 घंटा ड्रिप चला दे, अगर ड्रिप नहीं है तो वो थोड़ा सा हल्का पानी दे दे। पानी देने के पहले एक सिंपल सा डोज मैं बताने वाला हूं, वो डोज आप एक लाइन छोड़ के एक लाइन में डाल दे। जैसे मान लीजिए कॉटन की ये 2 लाइन है, इसमें खाद डाल दिया, तो बाजू वाली लाइन छोड़ के उसकी अगली लाइन में वो खाद डाल देना। आपको वो डोज क्या लेना है? 1 एकड़ के लिए 25 किलो यूरिया ले लो, 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश ले लो, 1 किलो ह्यूमॉल गोल्ड ले लो, और उसके साथ में 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट ले लो। इसको अच्छी तरह से सीमेंट जैसे हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और एक लाइन के बाद एक लाइन में उसको फेंक दे और पीछे से हल्का सा पानी दे दे। अगर ड्रिप आपके पास है तो ये टोटल सोल्यूबल है, जितने भी खाद मैंने बताई इसको पानी के साथ मिला के आप 200 लीटर पानी में या 500 लीटर पानी के साथ मिला के इसको दे सकते हो। ये करने से रूट जोन एक्टिवेट रहेगा, न्यूट्रिएंट अपटेक रहेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अगर न्यूट्रिएंट ऊपर गए तो ग्रीनरी जो है, कैनोपी जो है, पत्ता जो है, लीफ जो है वो जिंदा रहेगा। फोटोसिंथेसिस होने के बाद आपको नया फ्लावरिंग, नए शूट दिखेंगे। कोई भी डायरेक्ट स्प्रे करने से इमीडिएट फ्लावरिंग ऐसे टाइम में आपको नहीं दिखेगी। तो ये पहला काम मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, जो किसान भाइयों ने करना चाहिए। जहां पानी है वहां अगर आप फेंक भी दे डायरेक्ट, वहां पानी देने की जरूरत नहीं। जैसे कल वर्धा में बारिश हुई, बीड में बारिश हुई, मराठवाड़ा में काफी जिलों में बारिश हुई, विदर्भ में काफी जिलों में बारिश हुई,
महाराष्ट्र में खानदेश में काफी तहसीलों में बारिश हुई। तो ऐसे लोगों ने अगर इतना डोज डायरेक्ट फेंक दिया तो भी उनको काफी बेनिफिट आने वाले 1 महीने में अपने कपास में देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर ये करने के बावजूद ऊपर का भी डैमेज है, जो सकिंग पेस्ट है, काफी जगह पे व्हाइट फ्लाई दिख रहा है, जैसिड दिख रहा है, अल्टरनेरिया दिख रहा है, कुछ कुछ जगह पे थ्रिप्स दिख रहा है, तो इसके लिए एकदम सिंपल स्प्रे मैं आपको देता हूं, जो कॉस्ट, जो कीमत है पर पंप, उसकी कीमत काफी कम रहेगी और जिससे आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दूर कर सकेंगे। स्प्रे ऐसा है कि 15 लीटर टंकी के हिसाब से मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जिसमें सिंगम आपको लेना है 30 ml, सिंगम 303, उसके साथ में एसिटामाप्रिड आप 15 ग्राम डाल सकते हैं। उसके साथ में फ्लावरिंग के लिए बूस्टर लेना है, जो फ्लावरिंग बढ़ाएगा और जो बॉल्स सेट हुए, जो छोटे छोटे बॉल्स है, उसकी साइज बढ़ाने में मदद करेगा, उसका नाम है जकास, वो 7 ml लेना है। ये 3 मॉलिक्यूल मिक्स करके अगर आप स्प्रे कर देंगे तो सकिंग पेस्ट का इशू खत्म हो जाएगा। अगर आपके खेत में अल्टरनेरिया या पत्तों पे ऐसे ब्राउन कलर के छोटे छोटे धब्बे अगर है तो उसमें आप टिल्ट 15 ml मिला सकते हैं। टिल्ट या फिर ब्लू कॉपर और सेप्टोसाइक्लिन आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन टिल्ट लेंगे तो जहां ग्रोथ ज्यादा हो रही है वहां पे कुछ टाइम के लिए ग्रोथ भी थम जाएगी, तो नेचुरली आपको फ्लावरिंग मिलने में मदद होगी। तो कॉटन में एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन था। ये 2 सॉल्यूशन अगर आप लोग करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका कम से कम 30-40% यील्ड बढ़ सकता है। दूसरा, अगर आपके पास 5 एकड़ कॉटन का खेत है और इतना कुछ करने में अभी फेत नहीं है, या जो मानसिकता की बात मैंने कही थी, तो किसान भाइयों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको रहेगी कि आप सिर्फ 1 एकड़ में एक काम करो, 4 एकड़ को छोड़ दो। 15-20 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको डिफरेंस आपके खेत में दिखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे बेनिफिट हो रहा है तो हम बाकी के खेत में जो सॉल्यूशन पहले किया है उसको हम फिर से दोहरा सकते हैं। दूसरा, एक छोटी सी समस्या जिसके बारे में काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे या मुझे मैसेजेस किए थे, और वो समस्या है लिप वेबर की। अरहर जिसे हम बोलते हैं, रेड ग्राम या तुअर, उसमें पत्ते गोल करने वाली इल्ली काफी जगह पे दिख रही है। कुछ लोगों ने पूछा था कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, लियोसिन अब लिया जाए या उसके टॉपिंग की जाए, उसको टॉप में थोड़ा सा कट किया जाए। तो मेरे ख्याल से अभी काफी लेट हो चुका है और लियोसिन से भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। तो फिलहाल जैसा है वैसा उसको रहने दे, और उसके फ्लावरिंग के लिए या अगर लीफ वेबर का प्रॉब्लम है तो आप एक सिंपल स्प्रे उसमें ले सकते हैं, जिसमें 15 लीटर टंकी के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं पोकलैंड 15 ml लेना है, उसके साथ ऑक्सीजन लेना है 50 ml। फंगीसाइड कोई भी आप उसके साथ सिंपल वाला फंगीसाइड जिसमें मैंकोजेब कार्बेंडाजिम हो वो 40 से 50 ग्राम ले सकते हैं, और स्टिकर ब्लेज 15 ml उसके साथ मिलाना ना भूलें। अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो आप इसके साथ 05234 या 0050 थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम, ताकि थोड़ा सा हाइट को आपको कंट्रोल मिल सकता है। तो कॉटन में सिंपल 2 रिकमेंडेशन मैंने आपको दिए हैं। सारे जितने भी स्टेट के किसान फार्मर्स है जो कपास लगाते हैं, वो सारे भाइयों को मैं कहूंगा कि आप ये प्रयोग जो है इसको जरूर कीजिए। और दूसरा, जो अरहर में या तुअर में रेड ग्राम में जो मैंने सॉल्यूशन दिया है लिप वेबर के लिए, जो रोल कर देती है पत्ते को पूरा और अंदर जो इल्ली रहती है, वो समस्या अभी काफी आ सकती है। कुछ लोगों को अभी दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को आने वाले 15 दिन में दिख सकता है। अब आज का मेन टॉपिक दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण विषय पे मैं अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं, और वो विषय है, वो फसल है प्याज। पूरे भारत में लगभग 6-7 ऐसे राज्य हैं जो प्याज पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे प्याज लगता है, जिसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश ले सकते हैं, गुजरात ले सकते हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, थोड़ा सा बिहार है। लेकिन पूरे इंडिया के टोटल क्षेत्र के लगभग 40 से 45% क्षेत्र महाराष्ट्र में हो सकता है। इसमें भी जो किसान है वो थोड़ा सा निगेटिव मोड में है, क्योंकि खरीफ में जितने भी
सीडलिंग डाला था, नर्सरी डाली थी, उन लोगों का काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के वजह से पौधे जो है वो खत्म हो गए। और आज कॉटन सीड की जो कॉस्टिंग है वो लिमिट के बाहर हो गई। लगभग 3500 रुपए किलो आज प्याज का बीज बिक रहा है। और 1 एकड़ की अगर हम बात करें तो लगभग 15,000 रुपए किसान को सिर्फ प्याज के बीज के लिए लग रहे हैं। तो अगले सेशन में मैं इसके बारे में जरूर बात करूंगा कि हर किसान जो हर साल प्याज लगाता है वो अपने को लगने वाला बीज खुद कैसे तैयार करे, वो भी A++ क्वालिटी का। उसके बारे में आने वाले सेशन में हम बात करेंगे। आज कॉटन की जो प्याज की जो स्थिति है दोस्तों, रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सीड का ऑलरेडी शॉर्टेज है। जो 4 एकड़ लगाने वाला था वो 2 एकड़ पे आ गया है, जो 2 एकड़ लगाने वाला था वो 1 एकड़ पे आ गया है। आज के रेट कॉटन के 2,000 रुपए क्रॉस कर चुके हैं। और मैं तो चाहता हूं कि किसान को 5,000 रुपए रेट मिले, और वो मिलने की संभावना भी ज्यादा है, क्योंकि जितनी मात्रा में लोगों के पास नर्सरी तैयार होनी चाहिए उतनी मात्रा में नर्सरी तैयार नहीं है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, लास्ट ईयर का जो स्टोरेज था वो कंटिन्यू बारिश की वजह से वो स्टोरेज में डैमेज, सड़ गया है। काफी बड़ी मात्रा में प्याज सड़ चुका है। इसलिए स्टोरेज का जो प्याज इन दिनों में अगस्त सितंबर में मार्केट में आता है वो उतनी तादाद में, उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। और तीसरा, प्याज में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज तय किया प्याज लगाना है तो भी 1 से 1.5 महीना लगता है। जिस दिन आप तय करेंगे कि मुझे प्याज लगाना है तो 1.5 महीने बाद आप आपके खेत में प्याज लगा पाएंगे। तो इसलिए इसमें बहुत जल्दी क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। दूसरी एक अहम बात दोस्तों, जितने भी फसलों के बारे में हम काम करते हैं, चाहे प्याज हो, केला हो, कपास हो, गन्ना हो, वेजिटेबल हो, सारी फसलों में ये एकमात्र ऐसी फसल है जो बहुत कम लागत में, या मैं जिसको कम, ये शब्द उचित नहीं रहेगा, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक अच्छी लागत में बहुत अच्छा मुनाफा देने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, वो भी कम समय में। 4 साढ़े 4 महीने में किसान पर एकड़ 1,00,000 2 लाख रुपए एवरेजली कमा सकता है। और अगर रेट अच्छे मिल गए तो वो लगभग 5-10 लाख रुपए भी कमा सकता है। तो इसके बारे में प्याज के 2 चीजों पे मैं आज यहाँ पे फोकस करने वाला हूं। पहली चीज कि 1 एकड़ में 200 क्विंटल 300 क्विंटल प्याज अगर आपको टारगेट करना है तो प्लांटेशन मेथड पे हमें काम करना पड़ेगा, जिसके बारे में लास्ट वेबिनार में मैंने कहा था। उसका एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको यहां देने वाला हूं। और दूसरा, जो आज के वेबिनार का मेन विषय है, जिसमें अगर आपने हमारे टेक्निक से प्लांटिंग मेथड अपनाया है और हमारे टेक्निक से अगर आपने प्याज लगाया है तो उसको साइज बनाने के लिए या उसको 100 ग्राम का बनाने के लिए प्रॉपर फर्टिगेशन करना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हमने सिर्फ 2 लाख 3 लाख पौधे लगा दिए और फर्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो दोस्तों हम जो हमारा अपेक्षित उत्पादन है उसको हम नहीं पा सकते, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके पहले एक चीज पे मैं थोड़ा सा आपको समराइज करूंगा। जो लास्ट वेबिनार में मैंने कहा था कि 1 एकड़ में अगर भाई 200 क्विंटल 300 क्विंटल प्याज टारगेट करना है तो एक सिंपल गणित है, एक सिंपल कैलकुलेशन है जो आपको समझना होगा। यहां लिखा है कांदा लागवडीचे तंत्रज्ञान, प्याज में 1 एकड़ में परफेक्ट पॉपुलेशन कैसे रखा जाए। मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों 1 एकड़ जमीन अगर मैं लूं तो उसमें 43,560 स्क्वायर फीट 1 एकड़ की जमीन होती है। इस 1 एकड़ में अगर मैं 200 से 300 क्विंटल प्याज टारगेट करता हूं तो सबसे पहला सवाल जिसका जवाब हमें ढूंढना है कि भाई उस 1 एकड़ में 300 क्विंटल प्याज आने के लिए हमें कितने पौधे लगाने चाहिए या कितने पौधे उस 1 एकड़ में होने चाहिए। तो दोस्तों अगर 1 किलो प्याज हम लेते हैं तो 100 ग्राम की साइज पकड़ के लगभग 1 किलो में 10 प्याज आते हैं। 1 किलो में मैं अगर 10 किलो प्याज लूं तो उसमें 100 प्याज आएंगे। नंबर्स जो है 1 2 3 4 ऐसे 100 प्याज आएंगे। मैं अगर 100 किलो लूं, 100 किलो माने 1 क्विंटल, तो उसमें लगभग 1,000 प्याज आएंगे। अगर मैं
100 किलो प्याज लेता हूं, उसमें 1000 प्याज अगर आते हैं तो 1 क्विंटल क्वांटिटी बनती है। 100 किलो माने 1 क्विंटल। इसका मतलब 10 क्विंटल अगर मुझे प्याज मिलता है, उसमें 10 क्विंटल माने 1 मीट्रिक टन। 1 क्विंटल में 1000, तो 10 क्विंटल में 10,000 प्याज होंगे, और 10,000 प्याज मतलब 10 क्विंटल होगा। 10 क्विंटल मतलब 1 मीट्रिक टन हो गया। अब सिंपल गणित ऐसा है कि 1 टन में 10,000 प्याज, तो 10 टन में होंगे 1 लाख प्याज। 10 टन में होंगे 1 लाख प्याज, और 1 लाख प्याज मतलब हो गए 10 टन। या फिर आसान भाषा में मैं कह सकता हूं कि 100 क्विंटल प्याज में 1 लाख प्याज रहेंगे। 200 क्विंटल में 2 लाख प्याज रहेंगे, और 300 क्विंटल में 3 लाख प्याज रहेंगे। यानी कि अगर आपके खेत में 300 क्विंटल प्याज निकलता है, तो उसमें 3 लाख प्याज एवरेजली होंगे, क्योंकि प्याज की जो एवरेज साइज है वो 80 से 100 ग्राम या 110-120 ग्राम तक रहती है। तो इसका मतलब यह है कि 30 मीट्रिक टन प्याज अगर 1 एकड़ में निकालना है, तो हमारे खेत में 3 लाख प्याज निकलने होंगे। और 3 लाख प्याज के लिए 1 एकड़ में 3 लाख पौधे हमें लगाने होंगे, क्योंकि एक पौधे को 1 ही प्याज आने वाला है। तो अब 3 लाख पौधे कैसे लगाएंगे, इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी थी, मैं अभी शॉर्ट में दे रहा हूं। मान लीजिए ये एक स्क्वायर फुट जगह है। 1 स्क्वायर फुट जगह में 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर इस तरीके से प्याज आप लगाएंगे, तो 1 स्क्वायर फुट जगह में आप लगभग 8 प्याज लगाएंगे। 1 स्क्वायर फुट जगह में आप 8 प्याज लगाएंगे। ऐसे 1 स्क्वायर फीट में अगर 8 प्याज रहे, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 1 एकड़ में लगभग 40,000 स्क्वायर फुट जगह होती है, तो 40,000 गुणा 8 मतलब 1 एकड़ में 3,20,000 प्याज के पौधे मैं लगा सकता हूं, अगर मैं इस मेथड से गया तो। और ये अगर मैंने कर लिया, 3,20,000 पौधे मैंने लगा दिए, उसमें से 10-20% पौधे अगर मोर्टेलिटी आ भी गई, मर भी गए, 2,50,000 से लेके 2,75,000 प्याज के पौधे अगर मुझे 1 एकड़ में मिल गए, और उनकी साइज अगर 80 से 100 ग्राम मिल गई, तो मेरा टारगेट मैं वहां पे कंप्लीट कर सकता हूं। मुझे 250 से 300 क्विंटल प्याज हो सकता है। अगर मेरी 1 एकड़ में संख्या 2,80,000 रहती है, तो मैं 240-250 क्विंटल टारगेट कंप्लीट कर सकता हूं। अगर मेरे 1 एकड़ में प्याज के पौधों की संख्या 2,40,000 हो सकती है, तो मैं 200 क्विंटल टारगेट कर सकता हूं। और अगर मेरे खेत में 2 लाख संख्या रहती है पौधों की, तो मैं 160-170 क्विंटल का टारगेट कर सकता हूं। यानी कि 1 एकड़ खेत में कम से कम 2 लाख पौधे होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख पौधे होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये लास्ट वेबिनार पे हमने इस पे बहुत डिटेल बात की थी। अब मैं आगे जाना चाहूंगा। अगर आप हमारे मेथड से जाते हो और 1 एकड़ में लगभग 3 लाख पौधे आप लगा देते हो, तो आगे की बहुत जरूरी बात जिस पे हमें काम करना होगा, अगर हमने काम नहीं किया तो शायद मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाएगी, और प्याज की जो साइज है वो 25 ग्राम, 30 ग्राम या 40 ग्राम, जिसको गोटी कांदा बोलते हैं, वो आपको मिलेगा। तो दोस्तों, पहला काम हमें करना है कि इतने पौधों को हमारे 1 एकड़ क्षेत्र में बराबर लगाना है, जो आपको यहां पे मैंने अभी बताया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम कि जितने पौधे हमने लगाए हैं, उन पौधों को हम 100 ग्राम का पैच कैसे बना सकते हैं, इस पे हमें काम करना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ यहां पे रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। अभी जिन लोगों ने पैच लगाया है, चाहे वो इस मेथड से हो या उनके नेचुरल मेथड, जिसको हम पारंपरिक मेथड कहते हैं, उस मेथड से अगर उन्होंने पैच लगाया हो, तो अभी फिलहाल पैच में बहुत बड़ी एक समस्या उन लोगों को मिल रही है। उस समस्या का सॉल्यूशन मैं पहले अभी यहां देना चाहता हूं। इसके आगे हमें फर्टिगेशन पे बात करनी है। महाराष्ट्र में 40% क्षेत्र पूरे देश का लगभग है, और जितने लोगों से मेरी बात हो रही है, तो काफी जगह पे, लगभग आप कह सकते हो कि 70% जगह पे किसान भाई जो कह रहे हैं कि पौधे नर्सरी में ही
और ट्रांसप्लांटेशन के बाद ही दोनों जगह पे मर रहे हैं, ऐसा उसको मतलब गोल होके जगह पे ही पौधे बैठ रहे हैं। इसको लोकल लैंग्वेज में गड़ी पड़ने या मरी पड़ने ऐसा कहते हैं। अब इसमें नेचुरली फंगल एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, जहां पे बारिश हो गई वहां पे रूट में, जमीन में फंगल प्रॉब्लम, वो भी एक इशू है। तो इसके लिए मैं दो सिंपल स्प्रे बताऊंगा दोस्तों। एक पहला स्प्रे जो है जहां पे प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है या कम है उन लोगों के लिए। दूसरा थोड़ा सा कॉस्टली स्प्रे है जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है उन लोगों के लिए। यानी कि दोनों में से कोई भी एक स्प्रे आपको चुनना है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम जिसको आपको जमीन में करना है, ड्रिंचिंग, वो मात्रा आपको हर किसान को करना है अगर आपको प्याज आगे अच्छा रखना है, उसको अच्छी ग्रोथ देना है। क्योंकि जो वेदर फोरकास्टिंग है वो ऐसा कह रहा है कि आने वाले एक सप्ताह में, मतलब 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक लगभग महाराष्ट्र में काफी जगह पे दोपहर के बाद जो बारिश होगी वो हेवी रेन होगी। और अगर हेवी रेन हो गई तो मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने अभी प्याज का सीड डाला है या जितने लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन किया है उसमें और थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो पहले मैं स्प्रे बताता हूं, अगर आपके पास नोटिंग करने के लिए कुछ है तो आप जरूर लिखिए। पहला सिंपल, जिन लोगों को प्रॉब्लम कम है ऐसे लोगों के लिए 15 लीटर टंकी के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जिसमें साफ पाउडर कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब आपको लेना है 40 से 50 ग्राम प्रति टंकी। उसके साथ माइक्रोडील सुपर मिक्स आपको लेना है 40 ग्राम। उसके साथ ऑक्सीजन लेना है आपको 50 ml और उसके साथ ब्लेज लेना है आपको 15 ml। 15 लीटर की टंकी में ये सॉल्यूशन लेके आपको अच्छी तरह से एकदम डीप स्प्रे लेना है, ऊपर ऊपर स्प्रे नहीं लेना है। थोड़ा पानी नीचे भी गया तो चलेगा, जिनको प्रॉब्लम कम है खेत में उन लोगों के लिए। दूसरा, जहां पे विल्टिंग का समस्या ज्यादा है, जहां पे पौधे मरने का जो समस्या है वो ज्यादा है, ऐसे किसान भाइयों के लिए दूसरा स्प्रे मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जिसमें आपको सिंजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है वो लेना है, एमिस्टार या फिर एजिस्ट्रोबिन, जिस भी कंपनी का अच्छा होगा वो आप ले सकते हैं। वो लेना है 20 ml, ऑक्सीजन लेना है 50 ml, जेब्रॉन लेना है 30 ml और ब्लेज लेना है 15 ml। फिर से एक बात बताता हूं, एमिस्टार 20 ml, ऑक्सीजन 50 ml, जो जेब्रॉन 30 ml और स्टिकर ब्लेज 15 ml। इसका भी स्प्रे अच्छी तरह से लेना है, शायद एक टंकी पर एकड़ ज्यादा पड़ेगी तो भी चलेगा। तो ये दोनों स्प्रे हैं, जहां कम प्रॉब्लम होगा वहां पहला स्प्रे लेना है, जहां प्रॉब्लम ज्यादा होगा वहां दूसरा लेना है। लेकिन जो अब मैं काम बता रहा हूं वो सबने करना है, चाहे आपके पास 4 एकड़ खेत हो तो आप 1 एकड़ में कीजिए, लेकिन ये काम जरूर कीजिए। आपको एक 200 लीटर का बैरल लेना है, उसमें लगभग 150-200 लीटर पानी भर देना है। उसके साथ आपको अमरूद ड्रिंचिंग किट, वन किट आता है जिसमें 3 प्रोडक्ट रहते हैं, ह्यूमॉल, कैलनेट और रिलीजर। वो तीनों प्रोडक्ट आपको 200 लीटर के बैरल में डाल देने हैं, उसको अच्छी तरह से घोल बना लेना है और उसमें 19-19-19 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर वो 5 किलो डालना है। इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अपना जो सादा स्प्रे पंप होता है 15 लीटर का, जो बैटरी स्प्रे पंप जिसको हम कहते हैं, उसका नोजल निकाल लेना है और ये जो सॉल्यूशन है जो बेड में प्याज लगाया है उसमें उसका पानी डालना है। ये ड्रिंचिंग करने के बाद अगर आप पीछे से हल्का पानी अगर दे सकते हो तो आपको और ज्यादा रिजल्ट इसमें मिलेगा। तो ड्रिंचिंग करने के बाद एक हल्का पानी आप दे सकते हैं। अगर ड्रिंचिंग के करने के बाद नेचुरली बारिश आ जाती है तो आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। तो हमने प्लांटेशन देखा कि 1 एकड़ में हमें 3 लाख पौधे लगाने हैं। 2 स्प्रे मैंने बताया जिसमें अभी जो विल्टिंग की समस्या है या जिसको हम गड़ी पड़ने या मरने ऐसा जो कहते हैं महाराष्ट्र की लैंग्वेज में, उसके लिए मैंने 2 सॉल्यूशन दिए, ड्रिंचिंग का एक सॉल्यूशन दिया है। दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट जिसके बारे में मैं डिटेल बात करने वाला हूं, फर्टिगेशन। तो दोस्तों अभी फर्टिगेशन का मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। फर्टिगेशन का अगर मैं ज्यादा साइंटिफिकल तरीके से ना जाऊं, बहुत ज्यादा आपको स्लाइड्स दिखा के या बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर दिखा के, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगा।
मान लीजिए आपके पास एक मोटरसाइकिल है, कोई भी होंडा कंपनी को या कोई भी मोटरसाइकिल हो, जिसको अगर 100 किलोमीटर आपको चलाना है तो आप कितना पेट्रोल उसमें डालेंगे? तो आप पहले सोचेंगे कि अगर 50 का एवरेज है तो मैं 2 लीटर पेट्रोल कम से कम डालूंगा। अगर आपके पास 4 व्हीलर है और आपको डीजल गाड़ी है और आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपको 10 का माइलेज अगर होगा, 10 का एवरेज अगर गाड़ी का होगा तो 100 किलोमीटर के लिए आप 10 लीटर डीजल डालेंगे। अगर आपको ट्रैक्टर से जाना है तो आप शायद 20 लीटर डीजल डालेंगे। इसका मतलब यह है जाना 100 ही किलोमीटर है, लेकिन जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो अगर चेंज हो गई तो डीजल की मात्रा बदल गई। इसी तरह से आपका जो खेत है, उस खेत की जमीन कैसी है, हेवी सॉइल है, मीडियम सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, आप कौन सा खाद लेने वाले हो, उस फसल की न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर खाद के अनुसार हमें कितना खाद डालना पड़ेगा, ये सारा कैलकुलेशन हमें समझना होगा। अगर हम सुपर फॉस्फेट लेते हैं तो नेचुरली अगर कॉस्टिंग कम है तो हमारा डोज जो है वो बढ़ जाता है। हम डीएपी लेते हैं, कॉस्टिंग ज्यादा है तो डोज कम हो जाता है। सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट डालना है, अगर सस्ता मिल गया तो हम ज्यादा डाल देते हैं। तो लोग, अगर प्याज के रेट ज्यादा है तो फर्टिगेशन ज्यादा हो जाता है, अगर प्याज के रेट डाउन है, मार्केट अगर डाउन है तो फर्टिगेशन कम हो जाता है। तो हमारी जो फर्टिगेशन की मेथड है वो हमें बदलनी पड़ेगी, कैलकुलेशन की मेथड हमें बदलनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल जिसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा कि मेरे खेत में, 1 एकड़ खेत में प्याज में अगर मैंने 3 लाख पौधे लगाए हैं या फिर 2 लाख पौधे लगाए हैं, उन पौधों को 100 ग्राम का प्याज बनाने के लिए कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कौन से खाद से मैं दे सकता हूं। सबसे पहले हमें न्यूट्रिएंट पे जाना पड़ेगा। खाद सोर्स है, आप कभी रासायनिक खाद ले सकते हैं, कभी ऑर्गेनिक ले सकते हैं, कभी वाटर सोल्यूबल ले सकते हैं, खाद चेंज हो सकते हैं। आप रोटी कभी खा सकते हैं, कभी बाजरा रोटी खा सकते हैं, कभी चावल खा सकते हैं, कभी दाल खा सकते हैं। जैसे हम अलग अलग टाइप के खाद खाते हैं, अलग अलग टाइप के पदार्थ हम खाते हैं, वैसे फसल को भी अलग अलग सोर्स है। फसल को उन सोर्स से कोई लेना देना नहीं है, फसल को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं उससे लेना देना है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं या मेरे जैसे और कई हमारे सहकारी होंगे या कंपनी के एग्जीक्यूटिव होंगे, प्रतिनिधि होंगे, अगर आपको वो कोई बात कहते हैं तो उसकी पीछे की टेक्निकल वजह आपको समझना चाहिए, या जो कोई रिकमेंड कर रहा है वो सही या गलत, ये निर्णय आप ले सको। क्योंकि अगर वैसा आपने नहीं किया तो उसके 2 बहुत बड़े लॉस होंगे। एक कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 सॉइल हेल्थ 100% डैमेज होगा, और तीसरा नुकसान, शायद अगर डोज परफेक्ट नहीं है, कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं है, तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो हमें सबसे पहले समझना यह होगा कि मेरे 1 एकड़ में अगर 3 लाख प्याज के पौधे हैं तो उसे क्या खाद की जरूरत है। इसके लिए मैं बहुत सिंपल एक कैलकुलेशन आपको दिखाने वाला हूं, जो कैलकुलेशन अभी आपको समझना है। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, 4वीं 5वीं का एक सिंपल सा गणित है। अगर वो आपको समझ में ना आए तो मैं एक सॉल्यूशन और आपको दूंगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो किस आधार पर दे रहे हैं। एवीआरडीसी लर्निंग सेंटर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो सारे वेजिटेबल्स में फर्टिगेशन में काफी अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं। ये सारे रिसर्च पेपर उनके अवेलेबल है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप प्याज में, टमाटर में, आलू में, मिर्ची में, बैंगन में, इन फसलों में आप यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो ट्यूबर क्रॉप्स है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला देखते हैं। दोस्तों फॉर्मूला ऐसा है कि टारगेटेड यील्ड, मान लीजिए 30 टन प्याज हमें निकालना है, या 30 टन आलू हमें निकालना है, या 30 टन मिर्ची हमें निकालना है। शिमला मिर्च हो, सादी मिर्च हो, आलू हो, बैंगन हो, प्याज हो, इसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो 30 टन के लिए नाइट्रोजन कितना लगेगा?
तो फॉर्मूला ये है कि जो भी आपको उत्पादन चाहिए उसको गुणा 2.4 करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगा उतना नाइट्रोजन अपटेक होना चाहिए। अपटेक यानी उतना जमीन में से निकलना चाहिए। तो मान लीजिए 30 मेट्रिक टन मैंने अगर प्याज को टारगेट किया, गुणा 2.4 मतलब 72 केजी नाइट्रोजन मुझे जमीन में से बाहर निकालना पड़ेगा। अब स्फुरद जितना नाइट्रोजन लगेगा उस नाइट्रोजन को गुना 0.35, जो उत्तर आएगा उतना फास्फोरस मुझे जमीन के बाहर निकालना पड़ेगा 100 ग्राम का पैच बनाने के लिए। मतलब 72 किलो मुझे नाइट्रोजन लगने वाला है, तो 72 गुणा 0.35 25 किलो मुझे फास्फोरस जमीन के बाहर निकालना पड़ेगा। पालाश जितना नाइट्रोजन लगेगा गुणा 1.45 लगभग 1.5, तो जो जवाब आएगा उतना पालाश लगेगा। मतलब 72 किलो नाइट्रोजन अगर मुझे लगने वाला है 30 टन के लिए, गुणा 1.5 लगभग 104 किलो 105 किलो पालाश 3 लाख पौधों को 100 ग्राम का पैच बनाने के लिए जरूरी रहेगा। अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं जो एन, पी और के का अपटेक का रिक्वायरमेंट है वो 75, 25, 105 किलो पर एकड़ या 3 लाख पौधों के लिए जरूरी है। तो अब ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अगर हमें डालना है तो उसके लिए हमें जो हमारे पास फर्टिलाइजर होंगे, जैसे यूरिया अगर रहेगा, डीएपी रहेगा, पोटाश रहेगा, या 10, 26, 26 रहेगा, या 15, 15, 15 रहेगा, या फिर हम वाटर सोल्यूबल में जाएंगे, तो हर एक ग्रेड के हिसाब से उसका कैलकुलेशन अलग रहेगा। न्यूट्रिएंट इतना ही चाहिए, लेकिन डालना कितना है वो जो भी फर्टिलाइजर हम लेंगे उसके हिसाब से अलग अलग रहेगा। जैसे डोज कैलकुलेशन कैसे करना है, छोटा सा गणित मैं आपके सामने फिर से दिखा रहा हूं। मान लीजिए 75, 25, 105 एनपीके अगर मुझे देना है तो सबसे पहले हमेशा फास्फोरस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे अगर 25 किलो फास्फोरस देना है तो फास्फोरस गुना 100 उसको डिवाइडेड करना है आप जो खाद लेने वाले हैं उसमें जितना फास्फोरस होगा उतना। जैसे कि मुझे 25 किलो फास्फोरस लेना है, 25 गुना 100 डिवाइडेड बाय, मैं अगर डीएपी खाद लेता हूं तो डीएपी में फास्फोरस 46% है, तो 25 गुना 100 डिवाइडेड बाय 46 अगर मैं करूंगा तो मुझे 54 किलो डीएपी लेना पड़ेगा, लगभग 54-55 किलो डीएपी लेना पड़ेगा। इससे मेरी फास्फोरस की मात्रा पूरी हो गई। दूसरा, 54 किलो डीएपी लेने के बाद मुझे उसमें से नाइट्रोजन भी मिलेगा जो लगभग 10 किलो के आसपास होगा। फास्फोरस मुझे 25 किलो पूरा मिल गया। मुझे 75, 25, 105 देना था, मतलब 10 किलो नाइट्रोजन मिल गया 75 में से। 65 केजी नाइट्रोजन के लिए मुझे यूरिया लेना पड़ेगा जिसका कैलकुलेशन इसी तरह से रहेगा। फास्फोरस की मात्रा पूरी हो गई, लेकिन पोटाश मुझे इसमें से कुछ नहीं मिला, तो पोटाश पालाश के लिए 105 किलो जो पालाश मुझे लेना है उसके लिए मुझे इसी तरह से अगर मैं म्यूरेट ऑफ पोटाश लेता हूं तो म्यूरेट ऑफ पोटाश का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दोस्तों समझ लो, शायद कुछ लोग अभी ऐसा कह सकते कि इतना कुछ बताने से अच्छा है कि आप हमें डायरेक्ट डोज बता दो कि यूरिया कितना डालना है, डीएपी कितना डालना है, पोटाश कितना डालना है। दोस्तों ये बताना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन अगर मैं कुछ रिकमेंडेशन आपको दूं तो वो सही है या गलत है ये समझना किसान भाइयों को बहुत जरूरी है। रिकमेंडेशन देने के बावजूद कभी कभी कुछ कुछ ग्रेड को एटमॉस्फेयर जो वातावरण है उसके हिसाब से हमें कम या ज्यादा करना पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं तो नाइट्रोजन लगभग 75 किलो नाइट्रोजन अगर हमें देना है तो मेरे ख्याल से लगभग अपने को सभी किसान भाइयों को 1 एकड़ के लिए 200 किलो यूरिया लेना पड़ेगा, लगभग 250-200 किलो। और प्याज को 250 किलो यूरिया कोई भी किसान कभी भी नहीं डालता और डालना भी नहीं चाहिए। अब यहां पे फिर ये कैलकुलेशन गलत है ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण देता हूं कि 75 किलो नाइट्रोजन प्याज को लगने वाला है,
लेकिन उसके लिए हमें उसको डालना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मिलने के लिए बहुत सोर्स है। थोड़ा सा अगर सुबह ड्यू बढ़ जाता है तो भी नाइट्रोजन मिल जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल है तो नाइट्रोजन हाईली मूवेबल होता है, नाइट्रोजन मिल जाता है, वहां पे नाइट्रोजन की जरूरत कम रहेगी। एक दो बार बारिश होगी, लाइटनिंग हो गई, जब बिजली कड़कती है तब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, सबसे ज्यादा। एक स्क्वायर फीट में लगभग 20 से 25 हजार टन नाइट्रोजन है, इसलिए हमें नाइट्रोजन कितना डालना है ये परिस्थिति के अनुसार सभी किसान भाइयों को तय करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे देखा कि फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनपीके का कैलकुलेशन कैसा करते हैं। मैं आप सभी लोगों को डायरेक्ट शेड्यूल बना के देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपके तरफ से इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं कि डोज कैलकुलेट करना या फिर एक एवरेज डोज कैलकुलेट करने के लिए जो एक एवरेज सॉइल होती है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम एवरेज डोज भी दे तो वो किस आधार पे दिया है, इसके लिए मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब मान लो कैलकुलेशन करके मैंने डोज आपको दे दिया, फिर डोज देने के बाद वो डोज सॉइल में जाने के बाद कैसे काम करेगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट अभी बढ़ते जाएंगे लोगों के एप्लीकेशन बढ़ते जाएंगे। कुछ किसान भाइयों का प्याज 1-1.5 महीने में निकलने वाला है, शायद वो भी हो सकता है कि वो एप्लीकेशन करने लगे लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। जैसे उसके लिए मैं एनपीके कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये आपको सारे फसलों में काम आएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 न्यूट्रिएंट हमें देने, इसके साथ में हमें कैल्शियम भी देना है, मैग्नीशियम भी देना है, सल्फर भी देना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 16 न्यूट्रिएंट्स हमें लगभग सभी प्रकार के फसलों को देने ही देने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है जिसपे फसल की डेवलपमेंट या जिसको हम ग्रोथ कहते हैं या जिसको हम क्वालिटी कहते हैं, वो इन पे डिपेंड है। नाइट्रोजन काम करेगा काइकवाड यानी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत बढ़ाएगा। तो अगर क्रॉप में ग्रोथ ऑलरेडी ज्यादा है तो नाइट्रोजन को हमें कम करना है। अगर हम नाइट्रोजन डालते हैं तो हमें मालूम है कि वो 2 दिन में मिल जाने वाला है, इसलिए नाइट्रोजन डालने की हमें जल्दी नहीं करनी है। जैसी जरूरत पड़े हम उसको जितने विभाग के उसको देंगे, जितने बार उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम देंगे तो वो फसल के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो सॉइल में डालने के बाद लगभग 28 से 30 दिन के बाद फसल को मिलने वाला है, यानी 1 महीने बाद। मतलब कि अगर मुझे प्याज को आज जरूरत है फास्फोरस और पोटेशियम की तो मुझे 30 दिन पहले उसको देना पड़ेगा। देने के बाद नाइट्रोजन 50% मिलेगा, 50% जो है वो निकल जाएगा, लीच आउट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। आप जितना फास्फोरस देंगे उसमें से 20 से 22% फास्फोरस ये लगभग अगले 3-4 महीने में मिलेगा, 80% फास्फोरस ये बाद में मिलेगा आफ्टर 4 मंथ्स। पोटेशियम हम जितना डालेंगे उसमें से 25 से 50% पोटेशियम फसल को मिलेगा, बचा हुआ 60% बाद में मिलेगा। यानी कि मैं अभी प्याज को ये तीनों न्यूट्रिएंट जितना भी दूंगा उसका अगर मैं ये एवरेज निकालूं तो लगभग 30 से 35% फर्टिलाइजर उसमें से मिलेगा। बचा हुआ 60 से 65% जो फर्टिलाइजर है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो 3-4 महीने बाद फसल को मिलेंगे। इसीलिए प्याज के बाद जब भी हम कोई दूसरी फसल लेते हैं तो वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसको जितना भी डाला हुआ है वो 60 to 65% अगले फसल को मिलता है। फिर फसल क्या करेगी, अगर पिछला बैकलॉग अच्छा है तो पिछला 60-65% जो न्यूट्रिएंट सॉइल में है वो इस क्रॉप को मिलेगा, और इस क्रॉप को जो हमने डाला है उसमें से 30 से 35% उसको मिलेगा। लेकिन अगर पिछले क्रॉप को आपने ज्यादा फर्टिगेशन नहीं दिया है तो उसमें इस क्रॉप को फायदा नहीं होगा, और इस क्रॉप को अगर हमने डोसेस उस हिसाब से चेंज नहीं किए तो हमें जो टारगेटेड यील्ड है, जो हमारा अपेक्षित उत्पादन है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें एनपीके का पिछला एप्लीकेशन भी इस साल के क्रॉप के न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देखना पड़ेगा। इस साल के जो भी फर्टिलाइजर हम डालने वाले हैं उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई लाइट सॉइल है, हल्की जमीन है, या फिर जहां पे पिछली कोई हेवी क्रॉप थी जैसे मक्का हो और उसको कुछ फर्टिगेशन नहीं हुआ हो,
तो ये जो भी न्यूट्रिएंट हम डालने वाले हैं उसका अवेलेबिलिटी कैसे होगा और वो इसी फसल को कैसे ज्यादा मिलेगा। जैसे जो 30 से 35% न्यूट्रिएंट अभी हम डालेंगे खाद, उसमें से जो मिलने वाला है उसको हम 60-65% तक कैसे बनाएं, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए एक अगला छोटा सा डायग्राम जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम हर डोज में ह्यूमॉल जो कंद स्पेशल हम जिसे कहते हैं उसका रिकमेंडेशन आपको देते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इस पे टेक्निकली बात समझना बहुत जरूरी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ह्यूमिक एसिड है और वो हमारे प्रोडक्ट से काफी सस्ते हैं। तो प्राइस अगर डिफरेंस देखेंगे तो फार्मर कहता है कि आपकी जो 10 किलो की बैग मिलती है उसमें लोगों की 25 किलो की बैग मिलती है, तो हम आपकी क्यों ले और सस्ता मटेरियल क्यों ना ले। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज है जो हमें समझनी चाहिए। 1994 से लगभग हम भारत में ह्यूमिक एसिड बनाने वाली और बेचने वाली, मेरे ख्याल से पहले 2 कंपनियों में ये कंपनी थी। उस टाइम में ह्यूमिक एसिड मार्केट में कोई नहीं देता था। तब से लेके आज तक पूरे भारत में ऑर्गेनिक मेथड से पोटेशियम ह्यूमेट बनाने वाले और बेचने वाले क्वालिटी को कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हम लोगों को दे रहे। दूसरी चीज जो इसमें समझनी होगी कि ह्यूमिक एसिड हमें क्यों देना है, उसकी वजह हमें अच्छी तरह से समझनी होगी, क्योंकि काफी सारे लोग आज भी ह्यूमिक एसिड व्हाइट रूट के लिए दिया जाता ऐसे ही समझते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका काम है, लेकिन सिर्फ उतना ही उसका काम नहीं है। तो ह्यूमिक एसिड क्यों देना है दोस्तों? मान लो ये एक पौधा है और आपकी ये जमीन है। इस जमीन में यहां पे हम फर्टिलाइजर डालेंगे, जो भी मात्रा हम तय करेंगे खाद के अनुसार उसको हम बेसल डोज डालेंगे, 30 दिन बाद एक बार डालेंगे। प्याज को स्पुरद और पालाश की मात्रा हमें ज्यादा से ज्यादा 45 दिन तक देना है, उसके बाद देके प्याज को कोई फायदा नहीं है। हो सके तो नाइट्रोजन हमें बाद में हम 60 दिन तक भी दे सकते हैं, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम स्पेशली पी और के और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये लगभग पहले 45 दिन में ही हमें कंप्लीट करने। तो जब आप यहाँ पे खाद डालते हैं, अगर आपके सॉइल में बैक्टीरिया कल्चर है तो उसको वो फर्टिलाइजर जो है, न्यूट्रिएंट जो है, उसको वो अवेलेबल करता है। अवेलेबल करने के बाद न्यूट्रिएंट हर पौधे के बीच में एक नल होता है जिसको जाइलम बोलते हैं, और उस नल से आगे जाते हैं पत्तों में। पत्तों में जाने के बाद वहां फोटोसिंथेसिस होता है और जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी फिर से रिटर्न जो हर पौधे के तने पे जो छाल होता है उसको फ्लोएम बोलते हैं, उस फ्लोएम में से वो न्यूट्रिएंट नीचे आता है, जड़ को मिलता है। ये प्रोसेस लगभग ऐसी कोई क्रॉप नहीं, ऐसी कोई फसल नहीं, ऐसा कोई पेड़ नहीं है जिसमें नहीं होती है। और ये प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी उतना आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी सॉइल अच्छी रहेगी, सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी। यह प्रोसेस बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमॉल का, यानी कि मैंने कितना खाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मैंने कितना पचाया। अगर मैं 4 रोटी खाता हूं और डाइजेस्ट नहीं होता है तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अगर 2 रोटी खाता हूं लेकिन पूरी डाइजेस्ट होती है तो शायद मेरी हेल्थ 4 रोटी वाले से ज्यादा रहेगी। बस उसी प्रकार से हम जब ह्यूमॉल यहां पे डालेंगे, जिसको पोटेशियम ह्यूमेट जब फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके हम स्प्रेड करते हैं, तो उसके जितने भी उसमें जो पोटेशियम ह्यूमेट एक्चुअली उसमें 2 नेगेटिव आयन होते हैं और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं पॉजिटिव, वो सब एक्सचेंज होते हैं, यानी उसका चयापचय या उसका विनिमय उसमें अच्छा होता है। सारे न्यूट्रिएंट्स रूट जोन में आते हैं, जहां पे जड़ है वहां पे आते हैं। अगर अनअवेलेबल फास्फोरस है या पोटेशियम है वो अवेलेबल होता है और जड़ को मिलता है। फास्फोरस मिलेगा तो उसके साथ में बाकी के न्यूट्रिएंट जो बॉन्ड होते हैं वो भी निकलेंगे। पोटेशियम निकलेगा तो कैल्शियम निकलेगा, मैग्नीशियम निकलेगा। और ट्यूबर क्रॉप्स में खासकर दोस्तों मैं बहुत जरूरी बात कह रहा हूं, जितना पोटेशियम जमीन में से बाहर निकलेगा उतना कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बाहर निकलेगा, क्योंकि वो एक साथ बॉन्ड होते हैं। मतलब जितना कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम ये चारों न्यूट्रिएंट अगर ज्यादा निकलेंगे तो
प्याज की साइज, प्याज का कलर, प्याज की कीपिंग क्वालिटी, ये सब अच्छी रहेगी। और प्याज का स्टोरेज अगर बढ़ गया तो रेट का जो इशू है या फिर मार्केट में तेजी मंदी जो मिलती है वो किसान ले सकता है। तो ह्यूमॉल हम डालेंगे तो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक अच्छे रहेंगे, फोटोसिंथेसिस ज्यादा रहेगा। जितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा रहेगा उतनी एनर्जी फिर नीचे आएगी और रूट जोन बढ़ेंगे, रूट जोन बढ़ेगा और अपटेक बढ़ेगा। ये प्रोसेस जितनी ज्यादा होंगी हर फसल में तो उतना यील्ड ज्यादा आएगा। इसीलिए ह्यूमॉल हम इस हर प्रोडक्ट के हिसाब, हर क्रॉप के हिसाब से, हर फसल के हिसाब से उसका कोटिंग बना के हम रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपको प्याज में रिकमेंडेशन दे दूंगा उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। मैं अभी कुछ रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा। हमने प्याज में प्लांटेशन देखा, प्याज की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है 3 लाख पौधों को 100 ग्राम के हिसाब से डेवलप होने के लिए, वो हमने देखी। कैलकुलेशन कैसे करना है वो कैलकुलेशन हमने सीखा। अगर आप लोग उस कैलकुलेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि आपके जमीन के हिसाब से आपको शेड्यूल मिल सके। शायद मेरे स्क्रीन पे अगर लाइव पे अगर आप अभी है तो स्क्रीन पे नीचे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं जो हर स्टेट के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के होंगे आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। उस नंबर पे कॉल करने के बाद आपके सॉइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें चाहिए, जैसे कि पिछली क्रॉप क्या थी, आपने पिछला कौन सा फसल वहां पे लिया, उसको कौन सा खाद आपने डाला है, प्याज आप कब लगाने वाले हैं, कौन सा खाद आप लेने वाले हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है या फ्लड इरिगेशन है, इसके बारे में एक प्राइमरी जानकारी जिसको हम प्राथमिक माहिती कह सकते हैं, जो हमें मिल जाए तो हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। प्लांटेशन के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया है, फर्टिगेशन के बारे में हम आपको गाइड कर देंगे, और फिर जो रहा पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट उसके बारे में अगले हफ्ते में, अगले वेबिनार में हम और डीप और सखोल उसमें जानकारी आपको दे सकते हैं। तो आपके पास सारे नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे नंबर पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9923974222। महाराष्ट्र के लिए मैं थोड़ा सा मराठी में कहना चाहूंगा 99-239-74-222। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे भी आपकी जानकारी शेयर कर सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या मैं जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों अभी ओनियन प्लांटेशन, फर्टिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इन चीजों के बारे में हमने देखा है। उसमें ह्यूमॉल हम रिकमेंड करेंगे तो उसका क्या काम है और हमें क्यों उसको ऐड करना है ये हमने देखा। सबसे जरूरी जो कॉटन में पॉज चलेगा नहीं ना, सबसे जरूरी जो प्याज में स्प्रे थे, अभी जो समस्या है उसके बारे में 2 स्प्रे मैंने रिकमेंड कर दिए हैं। उसके बारे में आपको जितना जल्दी हो सके वो स्प्रे अगर आप लेंगे तो शायद आपको बहुत बेनिफिट उसमें हो सकता है। अब और कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में किसानों ने हमको क्वेरी पूछे हैं। जिंजर, हल्दी और अदरक, टर्मरिक और जिंजर दोनों के बारे में 2-3 समस्याएं हैं जिसके बारे में किसान भाइयों ने इंक्वायरी की है, और वो समस्या ऐसी है। एक पहला है, लोकल लैंग्वेज में सारे किसान कहते हैं कि करपा आ गया है, करपा आ गया है। दूसरा कंदमाशी, राइजोम फ्लाई, और तीसरा टिलर्स बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा टिलर्स मिलेंगे तो और यील्ड में मुनाफा होगा या यील्ड वैसे ही बढ़ेगा, तो इसके लिए क्या किया जाए। दोस्तों अभी करपा के लिए या फिर कंदमाशी के लिए 2 चीजें मैंने लास्ट वेबिनार में भी कही थी, आज फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। करपा के लिए मैं एक स्प्रे यहाँ पे देना चाहूंगा, सिंपल स्प्रे है। निटिवो आपको लेना है 15 से 20 ग्राम 15 लीटर टंकी के लिए, उसके साथ वैलिडामाइसिन आपको लेना है 25 ml, झकास लेना है 7 ml, स्टिकर कंपलसरी है।
अब ये समस्या अदरक में और हल्दी में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिस एरिया में अदरक और हल्दी होती है वहां पे अगर गौर किया जाए तो सुबह का ड्यू काफी बढ़ गया है, ओस जिसे कहते हैं ओस काफी पड़ रही है। जितनी ओस ज्यादा गिरेगी वो, और अगर जिसको हम वो निकली नहीं पत्ते में से तो वो स्पॉट बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए अगर जिन किसान भाइयों के पास स्प्रिंकलर अगर है, रेनगन अगर है, तो सुबह 6 बजे 6:30 बजे या 7 बजे के पहले अगर एक 10 मिनट वो, अगर बारिश हो भी गई तो भी अगर उसको चला दें तो शायद उसका डैमेज बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी एक रिकमेंडेशन मैं जरूर करूंगा। या फिर आप डायरेक्ट स्प्रे ले सकते हैं। नेटिवो 15 ग्राम, वैलिडामाइसिन 25 ml, झकास 7 ml और ब्लेज 15 ml पर टंकी। कंदमाशी अगर है, राइजोम फ्लाई 2 टाइप से काम कर रही, एक तो ऊपर भी डैमेज करती है, दूसरा जो ट्यूबर से नीचे जमीन में वहां पे उसके अंडे देके वहां से इल्ली बनती है और वो पूरे कंद को सड़ाती है, वहां पे डैमेज करती है। तो इसके लिए ड्रिंचिंग मैं रिकमेंड करूंगा। 1 एकड़ के लिए 250 ml पोकलैंड लेना है आपको, 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको छोड़ सकते हैं। ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो लेना है और ब्लेज 200 ml, और इसको ड्रिप में से आपको चला देना है, चाहे हल्दी हो चाहे जिंजर हो। 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी टिलर्स, जो नंबर ऑफ टिलर्स है वो अगर नहीं बढ़ रहे हैं और कम लग रहे हैं, तो आपको वैसे अदरक में देखा जाए तो 15, 20, 25, 40 टिलर्स मिल सकते हैं। अगर 5-6 टिलर है तो आपको अभी भी टिलरिंग के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी काफी समय है जो अदरक आपके खेत में रह सकता है। तो इसके लिए पर एकड़ फॉलीबियॉन लेना है 1 लीटर, 1261 लेना है 10 किलो, और उसके साथ में ह्यूमॉल गोल्ड लेना है 1 किलो। इसको आप 200 लीटर पानी में या 400 लीटर पानी में ड्रिंचिंग कर सकते हैं, ड्रिप से छोड़ सकते हैं। गन्ने में जो आड़साली गन्ना जिसको हम कहते हैं, जो जून जुलाई में लगता है, महाराष्ट्र में गन्ने का भी क्षेत्र काफी बड़ा है। यूपी के किसान अगर लाइव होंगे तो यूपी में भी गन्ना काफी लगता है। और गन्ने में अगर नंबर ऑफ टिलर्स हमें बढ़ाने हैं तो जो मैंने अभी अदरक और हल्दी के लिए सोल्यूशन दिया है, सेम सोल्यूशन आप गन्ने में भी यूज कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में ह्यूमॉल गोल्ड 1 किलो, फॉलीबियॉन 1 लीटर और 1261 5 किलो। अदरक में या हल्दी में हमें 10 किलो लेना है, गन्ने में हमें 5 किलो से भी काम हो जाएगा। तो ये ड्रिंचिंग आप कर सकते हैं। सेम ड्रिंचिंग 15 से 20 दिन बाद आपको रिपीट करना है, ताकि आपको और टिलर्स वहां पे मिल सके। दूसरा, व्हाइट ग्रब या महाराष्ट्र में जिसको हम हुमनी कहते हैं, या फिर राजस्थान हो, गुजरात हो, उसमें लट कहते हैं, सफेद लट। तो हुमनी या व्हाइट ग्रब या सफेद लट, ये 3 चीजों का अगर आपको गन्ने में इश्यू है तो एक बहुत जबरदस्त इलाज मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और इस इलाज का काफी लोगों ने प्रयोग किया है, मुझे काफी इसके रिप्लाई मिले हैं, काफी इसके लोगों ने सराहना की है। बहुत ही गारंटेड ये इलाज है। अगर आपके पास कोई भी फसल हो, चाहे हल्दी हो, अदरक हो, गन्ना हो या और किसी फसल में अगर आपको ये तकलीफ हो रही है और आपके खेत में अगर ड्रिप की सुविधा है तो ड्रिप से भी आप ये काम कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में एक 3 किलो का पाउडर आता है जिस प्रोडक्ट का नाम है हुमनासुर, और उस टंकी में इसका सॉल्यूशन बना है। एक बात याद रखना है कि उस टंकी में पिछला कोई केमिकल सॉल्यूशन नहीं बना हो, कोई भी केमिकल फंगिसाइड हो उसमें ना बना हो, नीम ऑयल का भी कोई सॉल्यूशन उसमें ना बना हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप ड्रिप से चला दो। 3 किलो पाउडर पानी के साथ मिक्स करके, पानी साफ सुथरा हो, और उसको ड्रिप से आपको छोड़ देना है। ये काम अगर आपने कर दिया तो भी पर एकड़ ये ड्रिंचिंग होने के बाद अगले 15 से 20 दिनों में वहां का जो हुमड़ी का जो समस्या है, या व्हाइट ग्रब का जो समस्या है, या सफेद लट की जो समस्या है, वो कंट्रोल हो सकती है। तो गन्ने में, हल्दी में, अदरक में
टिलरिंग बढ़ाना, वाइड ग्रब की समस्या जिसके बारे में काफी लोगों ने कहा था, उसके बारे में भी सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। लास्ट वाला एक प्रॉब्लम जिसके बारे में काफी लोगों ने पूछा है और काफी सारे लोगों को मैंने ऑडियो मैसेज भी सुबह भेजा है। पपैया में गुजरात में काफी क्षेत्र से ये इंक्वायरी आई है, महाराष्ट्र और गुजरात की जो बॉर्डर है नंदुरबार साइड, वहां से भी ये समस्या आई है। जहां जहां टेम्परेचर अभी ज्यादा हो रहा है वहां पे अगर पपैया है तो पपैया अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों स्टेज में है। लगभग 20-30 फल काफी जगह पे लग चुके हैं। जो अर्ली सोइंग होगा जनवरी फरवरी का, मार्च के पहले का, जनवरी से मार्च के बीच का, उसको अभी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज है। तो वहां पे नीचे के पूरे पपैया के पत्ते जो है वो पीले पड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। कई जगह पे पपैया के फल पे रिंग आ रहा है और कई जगह पे वायरस भी दिख रहा है। तो ऐसी 3 समस्याएं दिख रही है। इस पे एक सॉल्यूशन मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले अगर वायरस की समस्या है तो 200 लीटर टंकी का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि पपैया में बहुत सारे लोग हैं, हाइट अभी बढ़ गई, तो एक तो प्रेशर पंप से एसटीपी से स्प्रे करते हैं। तो 200 लीटर टंकी में 80 ग्राम अरेना चॉकलेट लेना है, उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट लेना है 1 kg 200 लीटर पानी के लिए, उसके साथ में स्टिकर लेना है ब्लेज 200 ml और उसके साथ में वैलिडामाइसिन लेना है 250 ml। ये स्प्रे अगर आप कर देंगे तो वायरल डिसीज जो है, पुराना डैमेज वैसे ही रहेगा लेकिन नए शूट अच्छे आएंगे। पहला काम। नंबर 2, अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उस पे ब्राउन कलर के स्पॉट आ रहे हैं और पत्ते सूख के नीचे के पत्ते हो रहे हैं, तो नीचे से जो इवेपोरेशन होता है धूप गिरने के बाद, उससे भी ये डैमेज काफी बढ़ता है। तो इसके लिए 200 लीटर पानी में 400 ग्राम कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसको कोसाइड नाम से जाना जाता है, 400 ग्राम, उसके साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है लगभग 12 से 15 ग्राम। इसके साथ में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, इमिडाक्लोप्रिड, एसिटामाप्रिड ऐड कर सकते हैं। स्टिकर 200 ml और इसका स्प्रे करना है। फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए इसके साथ आप ऑक्सीजन 200 लीटर पानी को 500 ml ऐड कर सकते हैं। और तीसरा, फल की साइज बढ़ने के लिए क्या किया जाए, ये जो तीसरा पपैया का इशू काफी सारे लोगों ने पूछा था। तो इसको 200 लीटर पानी में मैग्नीशियम सल्फेट आपको 10 किलो लेना है, 05234 10 किलो लेना है। अगर 06020 ये ग्रेड मिलती है तो वो 10 किलो लीजिए, या फिर 05234 दोनों में से एक। यूमॉल गोल्ड उसके साथ में 1 किलो लेना है और 200 लीटर पानी ड्रिप के साथ इसको छोड़ देना है। इससे फ्रूट की साइज बढ़ने में, डेवलपमेंट होने में, फ्लावरिंग बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो इस तरह से पपैया में वायरस, जो पत्ते पीले पड़ने या फ्रूट की साइज बढ़ने के लिए 3 चीजों पे मैंने सॉल्यूशन दिया है। तो दोस्तों आज कॉटन, साथ ही साथ में प्याज का प्लांटेशन और फर्टिगेशन, ये दोनों चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्प्रे जो मैंने यहाँ पे दिए हैं। जिंजर और टर्मरिक में जो समस्याएं लोगों ने दी थी, करपा, कंदमाशी, उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन दिए हैं। गन्ने में वाइट ग्रब के लिए, टिलर्स बढ़ाने के लिए भी सॉल्यूशन दिए हैं। पपैया में सॉल्यूशन दिया है। कॉटन में आपको स्प्रे से ज्यादा जो ड्रेंचिंग का सॉल्यूशन या फर्टिगेशन का सॉल्यूशन मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि फार्मर ने, किसान भाइयों ने उसमें काम करना चाहिए। और साथ ही साथ कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैंने आज आपको सिखाया है। तो बहुत सारी चीजों पे हमने आज बात की है और लगभग 1.25 घंटा हुआ है। आपको बार बार ऐसी अच्छी जानकारी मिलते रही, इसके लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों को, कि आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो फेसबुक पे हमारे पेज को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाटिल बायोटेक इस नाम से हमारा पेज है। दूसरा, यूट्यूब पे पाटिल बायोटेक नाम से यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके पास एक छोटा सा बेल आइकॉन का बटन होता है, उसको भी आप क्लिक कीजिए, उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो उस पर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको देखने को आसानी मिलेगी। तो पाटिल बायोटेक के फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए।
कॉटन वर आता कोणता स्प्रे करावा, संजय कोले। तो कॉटन के लिए मैंने स्प्रे ऑलरेडी शुरू में बताया है, आप ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग फिर से इसको देख सकते हैं। मैंने शुरू में कॉटन में स्प्रे बताया है। अदरक वर करपा है तो जिंजर के लिए ऑलरेडी मैंने अभी भी सोल्यूशन दिया है। शुगर केन रिपीट ऐड शुरू, ओके। तो जो प्रॉब्लम्स थे, जो भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे, वो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मेरे सेशन में कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा सेशन, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। आप यूट्यूब का और पाटिल बायोटेक का फेसबुक पेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी चाहिए तब आप हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सारे एग्जीक्यूटिव्स के नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल हो रहे हैं, उसको आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9923974222। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का जो वेबिनार है, जो लाइव सेशन है, वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और किसान भाइयों की तरक्की के लिए पाटिल बायोटेक तंत्रज्ञान हमेशा काम करता रहेगा। काफी सारे लोगों को हमें विशेष देते, काफी सारे लोग हमारी सराहना करते हैं। आप आपके दोस्तों को, आपके जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, जितने भी दोस्त होंगे, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारा वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं। प्रोडक्ट सेल करना ये एकमात्र हमारा मकसद नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट तो किसी भी प्रकार से हम सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली किसी का 10 रुपए मुनाफा करके अगर 1 रुपया कमाया जाए तो वो बहुत, मतलब उसे ईमानदारी की कमाई कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आज का ये वेबिनार, आज का ये सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आने वाले बुधवार को ठीक शाम 6 बजे हम प्याज का स्प्रेइंग शेड्यूल या प्याज का पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट, इसके बारे में एक वेबिनार करेंगे, जो शायद उसकी बहुत ज़रूरत रहेगी। तो आशा करता हूं आप सब बड़ी संख्या में अगले सेशन में लाइव रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को शुक्रिया और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोरोना अभी भी बंद नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पूरे भारत में हर रोज़ जो कोरोना की संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए हमारे तरफ से एक ही सुझाव आपको है कि जब तक हर कोई आदमी खुद के बचाव के लिए प्रयास नहीं करता, वो प्रिकॉशन नहीं लेता है, तब तक कोरोना से बचना लगभग नामुमकिन है। तो मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, इन सारी चीजों का आप सब लोग बखूबी से पालन करें और कोरोना से बचे, यही आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है। पुनः एक बार सबका शुक्रिया, नमस्ते।